ये औरत अपनी फैमिली के साथ हुई भयानक दुर्घटना से गुजर रही थी, लेकिन गलती से वो फॉरेस्ट के एक ऐसे रीजन में इंटर कर जाती है जहां उसके साथ डरा देने वाली घटनाएं होने लगी। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है आयरिस नाम की उसी लेडी को दिखाते हुए जो अपने बेड पर लेटकर सोने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अब यहाँ पता चला कि आयरिस एकदम से सदमे में थी। बात ये होती है कि कुछ ही दिनों पहले आयरिस के बेटे की मृत्यु हो गई थी। ये तब की बात है जब आयरिस और उसके हस्बैंड अपने बेटे के साथ जाकर माउंटेन के ऊपर कैंपिंग कर रहे थे, लेकिन बेचारा आयरिस का बेटा जो अभी 10 साल का भी नहीं था, वो जल्दबाजी में पहाड़ के ऊपर से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब उस मोमेंट के बाद आयरिस के ऊपर इसका बहुत ही ज्यादा सदमा लगा था। उसके दिमाग से ये सारी बातें निकल ही नहीं रही थी कि उनकी वजह से उनका बेटा मारा गया, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं, ये सिर्फ एक दुर्घटना थी। लेकिन आयरिस इसका सारा दोष अपने ऊपर लेती है कि अगर वो अपने बेटे पर ध्यान देती या फिर उसे वहाँ पर नहीं ले गई होती तो आज उसका प्यारा बेटा जिंदा होता। अब तो आयरिस ने अपने मन के अंदर यही मान लिया है कि वही अपने बेटे की कातिल है। ये बातें उसके दिमाग में घूमती जा रही थी, इसी वजह से उसे नींद नहीं आती। इनफैक्ट आयरिस को तो रोने का भी मन कर रहा था, लेकिन उसे पता है कि इसका कुछ फायदा नहीं, उसका बेटा तो वापस नहीं आने वाला। इसीलिए अब काफी अजीब तरीके से सोचने के बाद आयरिस ने ये डिसाइड किया कि जिस तरीके से उसके बेटे की मृत्यु हुई है वैसे ही वो भी जाकर अपनी जान दे देगी, और इसी वे को ट्राई करने के बाद उसके मन को शांति मिलेगी। आयरिस ने तो ये सारी बातें अपने हस्बैंड को बिल्कुल नहीं बताई और अपने बेड पर से उठकर धीरे धीरे बाहर निकल जाती है। उसने अपने बेटे का एक छोटा खिलौना लिया और एक चाकू भी अपने साथ रख लिया होता है। इनफैक्ट वो तो साथ में मोबाइल भी कैरी नहीं करती। आयरिस के सर पर मानो कोई भूत सवार हो चुका हो अपनी जान देने का। वो तो कार में बैठकर सीधा उसी पर्वत श्रृंखला की तरफ जाने लगती है जहाँ वो दुर्घटना हुई थी। कुछ ही देर के अंदर वो उस जगह पर पहुंच गई और फॉरेस्ट वाले इलाके से होते हुए पर्वत के एकदम टॉप पर पहुंच जाती है जहां पर वो कैंपिंग किया करते थे। और उसी खतरनाक पर्वत श्रृंखला के ऊपर से आयरिस का बेटा गिरकर मर गया था। आयरिस पहले तो सारी चीजें इमेजिन कर रही थी कि कैसे वो, उसका बेटा और हस्बैंड यहाँ पर एंजॉय किया करते, लेकिन कुछ समय बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। आयरिस ने सबसे पहले एक चाकू लेकर पेड़ के ऊपर अपनी पूरी फैमिली के इनिशियल्स लिखने लगी। बता दे कि आयरिस यही काम दुर्घटना होने से पहले भी कर रही थी। उस समय हुआ ये था कि रात होने वाली थी और उन्हें काफी सारी लकड़ियां चाहिए थी आग जलाने के लिए। तो आयरिस के बेटे ने कहा कि वो जाकर लकड़ियां लेकर आ जाएगा, पर आयरिस को ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये चीजें दुर्घटना में कन्वर्ट हो जाएंगी। उसने तो उल्टा अपने बेटे को चैलेंज दे दिया कि तुम 1 मिनट के अंदर ये सारी चीजें जमा कर लोगे कि नहीं। अब उसका बेटा बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था, जो सीधा चला गया लकड़ियां ढूंढने के लिए जल्द से जल्द। तो इसीलिए आयरिस यही मानती है कि उसने अपने बेटे को चैलेंज देकर जल्दबाजी करने पर मजबूर किया, और ऑब्वियसली बच्चे तो कहीं ना कहीं भागते तो हैं ही। बेचारे उस मोमेंट के बाद ही आयरिस के बेटे की गिरकर मृत्यु हो गई थी, और अब तो आयरिस भी उसी पर्वत श्रृंखला पर खड़ी थी और कूद कर अपनी जान देने वाली होती है। लेकिन आयरिस एक मोमेंट भी नहीं सोच रही थी अपने हस्बैंड के बारे में। उसने तो उससे कुछ इन्फॉर्म ही नहीं किया होता। अब यहाँ आयरिस जैसे ही कूदने वाली होती है, उस जगह पर एक दूसरा आदमी आ गया। इस अनजान आदमी का नाम रिचर्ड होता है, जो आयरिस को देखकर वहाँ पर बैठ गया। वो तो आयरिस से उसके बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन आयरिस उसे इग्नोर करते हुए सामने देखती है। आयरिस को तो यही लगने लगा कि ये उसे देखकर यहाँ आया होगा ताकि वो रुक जाए कूदने से, लेकिन रिचर्ड ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। इनफैक्ट वो तो अपने बारे में कुछ बताने लगा था। वो कहने लगा कि कई महीनों पहले उसकी गर्लफ्रेंड की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। कार ड्राइव करते हुए उनकी काफी बहस हुई और इसी के चक्कर में बैलेंस बिगड़ गया और उसकी गर्लफ्रेंड मर गई। और अब शायद रिचर्ड भी चाहता है कि वो अपनी जान दे दे, पर उसने आयरिस को बिल्कुल भी रोका नहीं। अब यहाँ आयरिस जो कूदने वाली थी वो रिचर्ड को अपने से रिलेट कर पा रही होती है, क्योंकि रिचर्ड की हालत इस समय सेम उसी के जैसी है। तो यहाँ रिचर्ड उसे सब कुछ समझाने के बाद वहाँ से नीचे चला जाता है। अब यहाँ पता चला कि आयरिस कूदती नहीं, बल्कि वो भी रिचर्ड के पीछे चली जाती है। उसे रिचर्ड के बारे में और जानना था कि इस सिचुएशन में उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, क्योंकि आयरिस को यही लगता है कि उसका जो मेंटल स्टेट है वैसा ही रिचर्ड का होगा। रिचर्ड भी काफी ज्यादा सीरियस दिख रहा था। दोनों आपस में बातचीत करते हुए अपनी अपनी कार के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ रिचर्ड ने अपनी कार आयरिस की कार के एकदम क्लोज लाकर खड़ी कर दी थी। आयरिस अपनी कार का डोर ओपन ही नहीं कर पा रही होती और इसके लिए वो उसे कार आगे लेने के लिए कहती है। पर यहाँ रिचर्ड का बिहेवियर तो एकदम बदलता ही जा रहा था। शायद उसे कुछ ऐसा करना है जिसका अंदाजा आयरिस को बिल्कुल ना हो। रिचर्ड तो अब एक अम्ब्रेला लेकर बाहर निकल जाता है। आयरिस तो देखकर चौंक गई, क्योंकि बारिश तो हो नहीं रही, फिर आखिरकार रिचर्ड ने छाता क्यों लिया है। रिचर्ड तुरंत उस अम्ब्रेला को उसकी बॉडी पर लगा देता है और आयरिस को झटके देकर वहीं बेहोश कर देता है। यानी ये कोई शॉकिंग डिवाइस है जो लोगों को अनकॉन्शियस कर देता था। रिचर्ड तुरंत ही बेहोश पड़ी हुई आयरिस को अपने कार के पीछे बिठा देता है और उसके हाथ भी बांध देता है। पता नहीं उसका इरादा क्या है, लेकिन ये साफ था कि आयरिस किडनैप हो चुकी है।
थोड़ी देर बाद जब आयरिस अपनी आंखें खोलती है तो उसके हाथ पैर दोनों बंधे हुए थे। सामने की तरफ रिचर्ड था जो लगातार गाड़ी चलाते हुए उसे अनजान जगह पर लेकर जा रहा होता है। बेचारी आयरिस कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगी, लेकिन वो इतना तो जान गई थी कि रिचर्ड कोई अच्छा आदमी नहीं है। वो तो आयरिस को पहले बातों में फंसा रहा था और फिर अपने साथ ये किडनैप करके लेके जा रहा है। पता नहीं वो क्या करेगा, लेकिन आयरिस खतरे में है। आयरिस अब तुरंत ही अपने स्मार्ट वॉच में किसी को कॉल लगाने का ट्राई करती है ताकि वो यहाँ पर मदद के लिए बुला सके, लेकिन उस जगह पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था, तो आयरिस ऐसे डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकती। पर ये चीजें शायद रिचर्ड को पहले से पता थी, इसीलिए वो एकदम चिल होता है। उसने तो आयरिस से कहा कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर लेकर जा रहा हूँ जहाँ हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। रिचर्ड ने ये भी क्लियर कर दिया कि उसने पहले भी ये सारे काम किए हैं और वो एकदम परफेक्ट करता है, जिसमें कोई गलती नहीं हो सकती। रिचर्ड ने अपने घर के बारे में बताया जो फॉरेस्ट के एकदम बीचों बीच होता है, यानी वो आयरिस को वहीं पर लेकर जा रहा है। और शॉकिंग बात तो ये होती है कि आयरिस की जैसी वहाँ पर कई और भी औरतें मौजूद है। पता नहीं रिचर्ड उनके साथ क्या करता था, पर आयरिस की जान यहाँ पर बहुत खतरे में है। अब इन चीजों के बावजूद रिचर्ड को ये नहीं पता था कि आयरिस की जेब में एक छोटा चाकू मौजूद है। वो तुरंत ही अपनी जेब में से वो चोरी चुपके निकालती है और रिचर्ड को बातों में बिजी रखती है। धीरे धीरे आयरिस ने चाकू की मदद से अपने हाथ को खोलना स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ रिचर्ड को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि आयरिस क्या कर रही है। थोड़ी देर के अंदर जैसे ही आयरिस अपना हाथ खोल देती है तो उसने चाकू की मदद से रिचर्ड को मारना स्टार्ट किया। रिचर्ड का बैलेंस एकदम से बिगड़ जाता है और कार एकदम से घूमते हुए डायरेक्टली पेड़ पर जाकर लग गई। कार को बहुत नुकसान हुआ होता है और शायद वो चल भी नहीं पाएगी। अच्छी बात यहाँ पर ये हुई कि आयरिस को ज्यादा चोट न लगते हुए रिचर्ड को चोट लग गई। बेचारे का एयर बैग सही टाइम पर काम ही नहीं किया। वो दोनों कार से नीचे उतर जाते हैं और सबसे पहले आयरिस ने अपने पैर को ओपन किया। रिचर्ड भी बाहर निकलकर अपने आप को संभाल रहा था और आयरिस के पास गया उसे पकड़ने के लिए। आयरिस तो ट्राई करती है कि वो जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाए, क्योंकि वो एक औरत है और वो इस तरीके से अकेले रिचर्ड से फाइट तो नहीं कर सकती। पर यहाँ रिचर्ड काफी तेज था, वो सीधा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। आयरिस अपने छोटे चाकू की मदद से उसे डराने की कोशिश कर रही थी। वो तो पूछ भी रही होती है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। रिचर्ड फिर से यही दोहराता है कि तुम तो मरने वाली थी, तो अंत में वो तुम्हें मार देगा, लेकिन इससे पहले उसे बहुत सारे काम करने हैं। आयरिस ट्राई करती है कि वो रिचर्ड को डरा धमका कर वहाँ से भाग जाए, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूर पर गई तब रिचर्ड ने एक सच्चाई रिवील की। वो एक इंजेक्शन निकाल कर दिखाता है और कहता है कि यही सेम मैंने तुम्हारे बॉडी में इंजेक्ट कर दिया है। ये एक पैरालाइजिंग एजेंट है जो तुम्हारे बॉडी में इंटर करते ही 20 मिनट तक अपना असर दिखाना स्टार्ट कर देगा। धीरे धीरे तुम्हारे पैर बंद हो जाएंगे और हाथ भी काम करना एकदम रुक जाएगा और कुछ मोमेंट के बाद शायद तुम्हारी आवाज भी ना निकले। और अगर रिचर्ड की कही गई ये बात सच है तो आयरिस अब बहुत ही जल्द पैरालाइज होने वाली है। अगर वो एक जगह पर रुक गई तो रिचर्ड उसे पकड़कर मार ही देगा। इसीलिए अब आयरिस वहाँ से जल्द भागने लग जाती है। उसका नुकीला चाकू जो इकलौता हथियार था वो भी नीचे गिर गया होता है। वो फॉरेस्ट बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ था और उस जगह से बाहर निकलना तो उसे कुछ समझता नहीं। आयरिस फिर भी उससे दूर तो जाती है, लेकिन थोड़ी देर में उसे ऐसा महसूस होने लगा कि उसके हाथ एकदम से अकड़ते जा रहे हैं। वो उसके अकॉर्डिंग काम ही नहीं कर रहे थे। यानी रिचर्ड ने ये सब डराने धमकाने के लिए नहीं कहा है, उसने सच में उसके बॉडी में वो पैरालाइजिंग एजेंट डाल दिया था। आयरिस को तो अपने बॉडी में अभी से चेंजेस महसूस हो रहे थे। वो तेज तो भाग रही थी, लेकिन रिचर्ड एकदम आराम से उसका पीछा कर रहा था। इस समय आयरिस ने अपने स्मार्ट वॉच पर 20 मिनट का टाइमर सेट कर दिया ताकि उसे पता चलते रहे कि कितना टाइम बीत चुका है। आयरिस भागना रोक नहीं रही थी और यही चाहती थी कि पैरालाइज होने से पहले वो काफी दूर निकल जाए। उसे अगर किसी और की मदद मिल जाएगी तो शायद रिचर्ड से वो बच सकती है। इसी प्रोसेस में अब दोनों के बीच में चूहा बिल्ली का खेल चालू हो चुका था। आयरिस के पैर भी अब धीरे धीरे रुकने लगे थे और उसकी सांसें एकदम से फूल जाती हैं। रिचर्ड तो खौफनाक शिकारी की तरह लगातार आयरिस को ढूंढता जा रहा था। इस बार वो अगर हाथ में आ गई तो शायद रिचर्ड उसे छोड़ेगा नहीं। आयरिस तो अब यहाँ अपने बचाव के लिए भागने के बजाय एक कोने पर आकर छुप जाती है। उसने बिल्कुल भी आवाज नहीं की ताकि रिचर्ड वहाँ से चला जाए बिना उसे स्पॉट किए। यहाँ होता भी कुछ ऐसा ही है। रिचर्ड दूसरी तरफ निकल गया था और आयरिस अभी भी वहीं पर छुपी हुई थी। पर प्रॉब्लम ये हो गई कि वो फॉरेस्ट में है। फॉरेस्ट में कई सारे जंगली जानवर और बहुत सारी अलग अलग कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, तो इसीलिए आयरिस के बॉडी पर छोटी छोटी चींटियां ऊपर चढ़ने लगी थी। आयरिस फिर भी थोड़े समय तक अपने आप को कंट्रोल तो करती है, लेकिन वो चींटियां काटने लगी तो आयरिस को बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ और वो चिल्ला देती है। अब ये आवाज जैसे ही रिचर्ड ने सुनी तो वो उस डायरेक्शन में बढ़ने लगा उसे पकड़ने के लिए। बेचारी आयरिस अब क्या करे, इसलिए जितनी भी उससे हिम्मत हो रही थी वो रेंगते हुए आगे बढ़ने लगी एक पानी बहती हुई जगह पर। वो एक छोटी सी नदी थी जो आगे की तरफ जा रही होती है, इसीलिए अब आयरिस कोशिश करती है कि वो उसके अंदर कूद जाए और पानी के बहाव से आगे बढ़ जाए। रिचर्ड भी उस पोजीशन के आसपास ही था, पर आयरिस ने बिल्कुल भी आवाज न करते हुए अपने आप को पानी के अंदर डुबा लिया और उसके बहाव
के साथ लगातार आगे बढ़ने लगी। कई मिनट्स तक ऐसे ही ट्रेवल करते रहने के बाद वो एक किनारे पर आई, क्योंकि अब तो उसकी आधे से ज्यादा बॉडी एकदम काम करना बंद कर दी होती है। हमें दिखाया गया कि उसकी घड़ी पर सेट किया गया 20 मिनट का टाइमर भी खत्म हो चुका है और उसके बॉडी का हालत हमें दिखाया ही जा रहा था कि पूरी तरीके से वो पैरालाइज हो चुकी थी। ना तो उसके मुंह से आवाज निकलती और ना ही वो अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को हिला पाती। वो एकदम बेजान किनारे पर पड़ी हुई होती है और पता नहीं उसका आगे क्या होगा। रिचर्ड फॉरेस्ट में एकदम पागलों की तरह अभी भी उसे ढूंढ रहा था, लेकिन तभी हमें एक मशीन दिखाई दी जिस पर एक आदमी मौजूद था। वहीं पास में उसका घर होता है और इस जगह पर वो खेती किया करता। लेकिन आयरिस डर रही थी कि अगर उस आदमी ने उसे बिना नोटिस किए हुए मशीन उसके ऊपर चढ़ा दी तो आयरिस की मौत तो बहुत बुरी तरीके से हो जाएगी। बेचारी आयरिस की ऐसी कंडीशन हो गई कि वो मदद के लिए चिल्ला भी नहीं सकती। लेकिन आयरिस का लक अच्छा था कि उस अनजान आदमी ने उसे नोटिस कर लिया होता है। वो आदमी जिसका नाम बैन था वो जल्द से जल्द मशीन से नीचे उतरा और आयरिस को दूर से ही देखने लगा। उसे समझ नहीं रहा था कि आखिर ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। बैन नाम का वो आदमी आयरिस को उठाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन आयरिस अभी भी पैरालाइज थी। वो तो अपनी सिचुएशन बोलकर भी नहीं बता सकती बैन को कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। लेकिन बैन देखते ही समझ गया कि शायद ये लड़की बहुत ही ज्यादा मुसीबत में है। वो तुरंत उसके पास आकर पूछने लगा और आयरिस उसका जवाब अपनी आंखें झपका कर देती है। बैन तो अब इसी तरीके से आयरिस से बातचीत करने लगा और वो इतना जान गया था कि आयरिस को मदद की जरूरत है। आयरिस बेचारी जिसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी और रिचर्ड उसके पीछे पड़ा हुआ था, वो कुछ सोच ही नहीं पाती कि वो क्या करे। पर बैन बहुत अच्छा था जो आयरिस को उठाकर अपने घर के अंदर लेकर गया। बैन तो यही सोच रहा था कि सबसे पहले वो पुलिस ऑफिसर्स को कॉल कर दे जिससे कि आयरिस की मदद हो सके। लेकिन अब जैसे ही बैन दरवाजा बंद करने के लिए जाता है तब तक वहाँ पर रिचर्ड आ गया। रिचर्ड जो पूरी तरीके से थक चुका था आयरिस को ढूंढते हुए, वो तो बैन से झूठ बोलने लगता है कि मेरा और मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था, हम फॉरेस्ट में मौजूद थे और तब से ट्रैवल करते हुए यहाँ से वहाँ घूम रहे होते हैं। तो रिचर्ड अब ये सारे बहाने करके आयरिस के बारे में पूछना चाहता था, जो कि बैन डायरेक्टली तो नहीं बताने वाला। उसे तो रिचर्ड की बात में कुछ गड़बड़ लगने लगी, इसीलिए वो कुछ शेयर नहीं करता। रिचर्ड ये भी कहता है कि उसका मोबाइल फोन खो गया है और उसकी वाइफ बहुत कमजोर है तो उसे ढूंढना होगा किसी भी हालत में। लेकिन फिलहाल के लिए बैन कह देता है कि यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं आई, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। अब बैन ने दरवाजा लगाया था और तुरंत ही आकर कॉल करने लगा पुलिस ऑफिसर्स को, क्योंकि उसे रिचर्ड के बिहेवियर में कुछ तो अजीब लग रहा होता है। पर प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती। रिचर्ड तो बिना उससे पूछे घर के अंदर घुस गया था। वो चारों तरफ देखने लगा कि आयरिस कहीं छुपी हुई तो नहीं है। अब इस बिहेवियर के लिए बैन रिचर्ड पर गुस्सा करता है कि तुम मेरी परमिशन के बिना यहाँ पर आए कैसे। रिचर्ड इस समय पर एकदम लाचार होने की एक्टिंग करने लगा। वो सोफे पर बैठकर ये बताने लग जाता है कि वो मेरी बहुत ही प्यारी वाइफ थी, अपना नाम और आयरिस का नाम भी वो कुछ अलग ही बताता है। यहाँ तक कि रिचर्ड ये सारी बातें कहने लगा कि मेरी वाइफ मेंटली डिस्टर्ब है। बैन जब पुलिस ऑफिसर्स को कॉल कर रहा था तो रिचर्ड उसे ये करने के लिए नहीं कहता है, क्योंकि अगर पुलिस ऑफिसर्स को ये पता चलेगा कि मेरी वाइफ मेंटली डिस्टर्ब है तो उसे वो मुझसे अलग कर देंगे और ये चीजें रिचर्ड कभी नहीं चाहता था। बैन अब ये जानने के बाद थोड़ा रुक जाता है और रिचर्ड से और भी सारे सवाल पूछने लगता है। रिचर्ड बेचारा एकदम एक्टिंग में घुस चुका था। उसने तो यहाँ तक भी झूठ बोल दिया कि उसकी वाइफ को एक बीमारी है कि कभी कभी वो पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाती थी, उसकी पूरी बॉडी काम करना बंद कर देती, यहाँ तक कि वो बोल भी नहीं पाती। तो ऐसी कंडीशन में रिचर्ड अपनी वाइफ को कैसे छोड़ सकता है, इसीलिए उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। जबकि हमें दिखाया गया कि आयरिस ठीक उसके सोफे के पीछे लेटी हुई है जिसे बैन ने वहाँ सेफली लिटाया था। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद शायद बैन को भी रिचर्ड के ऊपर भरोसा होने लगता है। वो बैठकर उसे दिलासा देने लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। डर तो इस बात का लगने लगा था कि कहीं बैन रिचर्ड को ये समझकर आयरिस का पता तो ना बता दे, क्योंकि वो ठीक उसके पीछे छुपी हुई थी और रिचर्ड को जब ये पता चलेगा तो वो सबको मारकर उसे वहाँ से लेकर चला जाएगा। लेकिन अगले ही मोमेंट में अचानक एक फोन रिंग होता है। ये रिचर्ड का था जिसका मोबाइल फोन अभी भी उसके पास ही है, जबकि उसने मिलने पर बताया था कि उसका मोबाइल फोन गुम हो चुका है। इन चीजों की वजह से अब बैन को उसके ऊपर पूरा शक हो गया था। बैन ने तो रिचर्ड को यहाँ से जाने के लिए कह दिया और बोला कि एक लड़की को उसने देखा है जो दूसरे घर की तरफ भाग रही थी, तो तुम उसे वहाँ जाकर ढूंढो। रिचर्ड भी समझ चुका था कि शायद बैन उससे कुछ छुपा रहा है, इसीलिए वो जल्दी वहाँ से निकलता नहीं और यहाँ बैन तुरंत ही पुलिस ऑफिसर्स को कॉल कर देता है और सारी बातें बता देता है। यानी ऑब्वियस बात है कि कुछ समय में पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंच जाएगी। रिचर्ड इन चीजों से बहुत गुस्सा हो गया और अब तुरंत ही वो बैन के ऊपर आकर टूट पड़ता है। दोनों के बीच एक
एक घमासान लड़ाई चालू हो गई थी, लेकिन बेन जिसका साइज बड़ा था और वो ताकतवर भी होता है, उसने रिचर्ड को उठा उठाकर पटकना स्टार्ट किया। रिचर्ड बेचारा एकदम कमजोर, कुछ कर ही नहीं पा रहा था अपने आप को बचाने के लिए। पर एक मोमेंट ऐसा आता है जब उसने अपने हाथ में एक चाकू ले लिया। चाकू लेकर रिचर्ड ने एक सेकंड भी नहीं लगाया बेन को मारने के लिए। वो उसे बहुत बुरी तरीके से खत्म कर देता है और बेचारा बेन जो आयरिस की मदद कर रहा था उसकी ही जान चली गई। आयरिस वहाँ सब कुछ देख रही होती है सोफे के पीछे से, लेकिन अभी भी वो कुछ रिएक्ट नहीं कर सकती। रिचर्ड अब तुरंत ही चले जाता है आयरिस को ढूंढने के लिए उस दूसरे घर की तरफ, लेकिन वो उसे वहाँ पर भी नहीं मिली। एकदम परेशान होकर रिचर्ड को जब गुस्सा आने लगा तो वो पेट्रोल लेकर आता है और घर में चारों तरफ छिड़कने लगता है। तुरंत ही उसने आग लगा दी जिससे सब कुछ जलने लगा। बेचारे मरे हुए बेन की बॉडी भी आग पकड़ लेती है और सब कुछ जल रहा होता है। आयरिस ने ये नोट कर लिया था कि घर में आग लगने की वजह से वो तो वैसे ही जलकर मर जाएगी, इसीलिए वो ट्राई कर रही थी कि वो अपने होने का प्रेजेंस बताए रिचर्ड को, ताकि वो उसे अपने साथ लेकर जाए और वो आग में न जलकर मरे। अब यहाँ हम देख पा रहे थे कि आयरिस अपनी एक उंगली हिला रही थी, यानी कह सकते हैं कि रिचर्ड द्वारा दिए गए इंजेक्शन का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। पर ये कब कम होगा और आयरिस उस खतरनाक आग से बच भी पाएगी कि नहीं, इसकी कुछ गारंटी नहीं होती। रिचर्ड ने आखिरकार सब कुछ जला दिया और वहाँ से जाने लगा। उसने अभी तक आयरिस को नोटिस नहीं किया और शायद वो मर ही जाएगी। रिचर्ड अपनी कार में बैठकर आगे बढ़ने ही वाला होता है, पर तभी उसकी नजर गई उस घर के विंडो के ऊपर जिसके कर्टन्स धीरे धीरे हिल रहे थे। ये देखकर रिचर्ड वहीं पर रुक गया और बाद में पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि आयरिस ही है जो उस कर्टन को अपनी उंगलियों से हिला रही थी। उसका पूरा हाथ काम करने लगा होता है। आयरिस ने तो यही सोचा कि सबसे पहले वो इस भारी भरकम आग से बाहर निकले और जैसे उसकी पूरी बॉडी नॉर्मल होगी तो वो ट्राई करेगी रिचर्ड से दूर जाने का। रिचर्ड अब इन चीजों को नोटिस करते हुए वापस घर में आता है और आयरिस को ढूंढ लेता है। आयरिस को देखकर वो थोड़ा खुश हो गया था, इसीलिए जल्द से जल्द वो उसे उठाकर आग से दूर लेकर गया। आयरिस को गाड़ी में बिठाकर तुरंत ही वो निकल गया होता है, क्योंकि कभी भी यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स की टीम आती होगी। लेकिन कहीं न कहीं रिचर्ड बहुत गुस्सा था। आयरिस के ऊपर अभी भी उस इंजेक्शन का असर होता है, इसीलिए वो कुछ देर तक पैरालाइज ही रहेगी। रिचर्ड काफी फ्रस्ट्रेटेड वे में आयरिस को बता रहा था कि उसने आज तक किसी की जान नहीं ली होती, लेकिन आयरिस के चक्कर में उसे एक बूढ़े आदमी को मारना पड़ा। तो ये सारी चीजों का दोष रिचर्ड आयरिस को दे रहा था। अगर वो नहीं भागती तो ये सब नहीं होता। पर उसमें बेचारे बेन की क्या गलती थी, वो तो सिर्फ आयरिस की मदद कर रहा था। बेन का घर से लेकर सब कुछ चला गया होता है और उसकी जान भी निकल गई। ये सब कब तक चलेगा खुद रिचर्ड को भी नहीं पता, लेकिन वो इतना श्योर था कि अब की बार वो आयरिस को भागने नहीं देगा। रिचर्ड अब आयरिस को लेकर लगातार फॉरेस्ट के अंदर चला जा रहा था, शायद उसका जो घर है वहीं पर। उस जगह पर पहुंचकर आयरिस की क्या हालत होने वाली है वो सोच भी नहीं सकती। ट्रैवल करते हुए अचानक अब रिचर्ड के मोबाइल फोन पर उसके फैमिली वालों का कॉल आता है। उसे पिक करने से पहले रिचर्ड ने आयरिस को पिंच करके चेक किया कि आखिर वो चिल्ला पा रही है कि नहीं, क्योंकि इंजेक्शन का असर धीरे धीरे कम हो रहा था और अगर मोबाइल फोन पर आयरिस के चिल्लाने की आवाज आई तो उसके फैमिली मेंबर्स जरूर पूछेंगे कि वो कौन था। सारी चीजें कंफर्म करने के बाद पता चला कि आयरिस के ऊपर अभी भी इंजेक्शन का असर चालू है। रिचर्ड तुरंत ही कॉल उठाकर अपनी बेटी से बात करने लगता है। यानी यहाँ पर एक सच्चाई रिवील हुई कि रिचर्ड की एक वाइफ और एक अच्छी खासी बेटी है। आयरिस नहीं समझ पा रही थी कि इस आदमी की तो एक फैमिली भी है, फिर भी वो इस तरीके से क्यों उसे किडनैप करके टॉर्चर करना चाहता है। रिचर्ड बहुत अच्छे से अपनी वाइफ और बेटी से बात करने लगा और उन्हें जरा भी भनक नहीं लगने देता कि उसके साथ आयरिस मौजूद है और वो उसे लेकर जा रहा है अपने फार्म हाउस पर। दरअसल सच्चाई ये थी कि रिचर्ड कोई और नहीं बल्कि एक साइको किलर होता है। अपने नॉर्मल जिंदगी में और फैमिली वालों के साथ जीने के बावजूद भी वो एक दिन निकाल लेता जिसमें वो फॉरेस्ट में बने हुए अपने घर के अंदर जाता है और उसी दिन वो नई नई औरतों को ढूंढता है जिसे वो पकड़कर अपने घर में लेकर जाए और उनके साथ गंदा काम करे। यहाँ तक कि वो टॉर्चर भी करता और अंत में अपने शिकार को मार देता। आयरिस की भी हालत शायद वही होने वाली थी और बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती। अब यहाँ रिचर्ड जो फोन पर अपनी वाइफ से बात करता है तो वो उससे गुस्सा थी, क्योंकि रिचर्ड हर एक दिन पता नहीं क्यों उससे बिना बताए कहीं चला जाता था अपने फार्म हाउस पर। रिचर्ड की वाइफ और उसकी बेटी को यही चाहिए कि वो उसके साथ मोमेंट शेयर करे। इसीलिए अब रिचर्ड की वाइफ ने एक शॉकिंग न्यूज दी कि वो उसकी बेटी को लेकर फार्म हाउस पर आ रही है। रिचर्ड को यह सुनकर एकदम झटका लगा, क्योंकि उसकी वाइफ अगर आएगी तो सब कुछ उसे पता चल जाएगा और शायद हो सकता है कि उसकी पूरी फैमिली उजड़ जाएगी। इसीलिए अब रिचर्ड जल्द से जल्द कॉल रखकर यही डिसाइड करता है कि वो आयरिस को मार देगा और सब कुछ इस तरीके से बनाएगा कि कुछ पता ही ना चले। रिचर्ड ने अपनी कार बहुत तेज भगाई। आयरिस तो इस समय सिर्फ देख ही सकती थी। रिचर्ड ने तो कार बहुत तेजी से भगाई और
और वो ओवरटेक भी करने लगा था एक दूसरी कार को। इस पूरे प्रोसेस में एक मोमेंट ऐसा भी आया जब उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट होने वाला था, पर उसने जल्द से जल्द कार को साइड में लेकर बचा लिया। फ्यूल भी कम था तो वो एक गैस स्टेशन पर चला गया फ्यूल भराने के लिए। उसने आयरिस को एक कोने में रखा ताकि कोई भी उसे देख न सके। रिचर्ड बाहर चला गया था, लेकिन आयरिस पूरा ट्राई कर रही थी कि वो आने जाने वाले लोगों को ये बता दे कि वो यहाँ फंसी हुई है। बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार वहाँ एक बच्चा आता है। वो बच्चा आयरिस को बहुत घूर के देख रहा था और आयरिस अपनी आंखों से उसे बताने की कोशिश कर रही थी कि वो यहाँ फंसी है। सबसे पहले तो आयरिस उस बच्चे को देखकर अपने बेटे के बारे में याद करती है। उसके सामने कई सारे विजन भी घूमने लगे उसके बेटे के और वो इमोशनल भी हो गई थी। अब सामने खड़े हुए बच्चे को कुछ समझता नहीं, इसीलिए वो अपनी मदर को बुला लेता है और उसकी मदर ने जब आयरिस को देखा तो वो शायद समझ चुकी थी कि वो खतरे में है। आयरिस की आंखों में आंसू और कई सारे इशारे देखने के बाद वो समझ गई कि आयरिस को मदद की जरूरत है। रिचर्ड भी अब फ्यूल भरा कर आ चुका था और वो वहाँ से निकल जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर वो दूसरी लेडी कॉल लगा देती है पुलिस ऑफिसर्स को और डायरेक्ट बता देती है कि इस ट्रक में एक आदमी था जो शायद दूसरी लेडी को पकड़कर लेकर जा रहा है। उसे शक है कि कहीं वो किडनैपर तो नहीं। उस कार की सारी डिटेल देते हुए उस औरत ने पुलिस ऑफिसर को सब बता दिया था, लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि कहीं देर ना हो जाए। रिचर्ड तो सबसे पहले आयरिस के साथ अपने उस स्पॉट पर आ जाता है जहां उनकी पहली कार का एक्सीडेंट हुआ था। वो कार पेड़ के ऊपर जाकर लग गई थी और उसकी बहुत बुरी हालत हो गई होती है। रिचर्ड यही सोच रहा था कि सबसे पहले उसे इस कार को ठिकाने लगाना है, क्योंकि उसकी फैमिली वाले जब देखेंगे तो वो क्वेश्चन जरूर करेंगे कि ऐसे कैसे एक्सीडेंट हो गया। वो कार में से कुछ कपड़े निकालकर अपने खून लगे हुए कपड़े बदल देता है और उसकी यही कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द आयरिस को खत्म करके अपने फैमिली के पास जाए। लेकिन ये चीजें हो पाती इससे पहले वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ गया। पुलिस ऑफिसर ने रिचर्ड को नीचे गिराते हुए अपने से दूर किया और पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और कार में जो लेडी बैठी हुई है उसकी हालत ऐसे कैसे हुई। रिचर्ड समझ चुका था कि वो फंस गया है, इसीलिए अब वो फिर बहाना बनाकर कोई एक्टिंग करने लगा जिससे पुलिस ऑफिसर बेवकूफ बन जाए। रिचर्ड ने साफ कह दिया उस दूसरी एक्सीडेंट वाली कार के बारे में कि इसमें मेरी वाइफ बैठी हुई थी, लेकिन उसे पैनिक अटैक्स आने लगे, इसीलिए उसके कार का बैलेंस बिगड़ गया और यहाँ आकर उसका एक्सीडेंट हो गया था। तब से ही वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रही है और इसीलिए वो यहाँ पर मदद करने आया है। लेकिन वो एक पुलिस ऑफिसर होता है तो इतनी जल्दी बेवकूफ नहीं बनता। ऑफिसर ने तो फिर पूछा कि तुम तो दूसरी कार में अपनी वाइफ के साथ पहले बैठे हुए थे, फिर इस कार में एक्सीडेंट कैसे हुआ जबकि तुम वहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं थे। रिचर्ड भी समझ गया था कि इतनी आसानी से इसे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता और पुलिस ऑफिसर को फिर झूठ कहता है कि ये मेरी वाइफ है और कई साल पहले हमारा बेटा मर गया था एक एक्सीडेंट में। तब से ही उसकी वाइफ को सदमा लग चुका है और पूरी बॉडी एकदम से पैरालाइज हो चुकी है। लेकिन इस सिचुएशन में कभी कभी मेरी वाइफ बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती और कार लेकर कहीं भी चली जाती। इस समय भी वो ऐसा ही कर रही थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया। रिचर्ड ने तो उसके सामने रोना भी स्टार्ट कर दिया था कि ऐसे वो अपनी वाइफ को कैसे छोड़ देगा। वो पुलिस ऑफिसर्स को भी नहीं बता सकता क्योंकि इससे उसकी वाइफ को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा, जबकि वो ऐसा नहीं चाहता। लेकिन ये सारी चीजें बताने के बावजूद भी वो पुलिस ऑफिसर उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा था। तब जाकर रिचर्ड ने अपना असली रूप दिखाया। उसने तो पुलिस ऑफिसर की तरफ गुस्से की निगाहों से देखा और मौका मिलते ही उसके ऊपर हमला करने लगा। लोहे के एक हथियार से उसने पुलिस ऑफिसर के सर पर मार दिया और वो तुरंत ही नीचे गिरकर खत्म हो गया। यानी रिचर्ड ने इस समय एक और इंसान की जान ले ली थी। रिचर्ड जल्द से जल्द मरे हुए पुलिस ऑफिसर को उसकी कार में रख देता है और अपने साथ गैसोलीन उसने कैरी तो किया ही था, जिससे वो ऑफिसर की कार को पूरा जला देता है। अब वो अपनी कार में आकर आयरिस को लेकर आगे बढ़ने लगा। उसे लग रहा था कि इससे कोई भी उसके ऊपर शक नहीं करेगा और वो बच जाएगा। लेकिन रिचर्ड ने एक चीज नोटिस नहीं की। सामने की तरफ उसने एक और पैरालाइजिंग इंजेक्शन रखा हुआ था जो कि अब वहां से गायब हो चुका होता है। ये इंजेक्शन किसी और ने नहीं बल्कि मौका मिलते ही आयरिस ने ले लिया था। यानी आयरिस की बॉडी धीरे धीरे मूवमेंट में आ रही है। और इस कंडीशन में कभी हम फंस जाएं और कोई दूसरा आदमी हमारे बॉडी में इंजेक्शन इंक्लूड कर दे जो हमारी बॉडी को धीरे धीरे पैरालाइज करता जाएगा, तो आखिर इससे बचने का तरीका क्या है? देखा जाए तो पैरालाइजिंग इंजेक्शन को एंटीडोट से ही खत्म किया जा सकता है, लेकिन एंटीडोट हमारे पास तो अवेलेबल होगा नहीं। इसीलिए वो पैरालाइजिंग लिक्विड जो आपके बॉडी में फैला हुआ है उसे जल्द से जल्द कम करने के कुछ वेज आते हैं। पहला कि अगर आप बहुत ज्यादा मूव करोगे और काफी पैनिक होगे तो इसका असर बहुत तेज होता था। सेम ऐसा ही आयरिस के साथ हुआ। वो बहुत तेज भाग रही थी जिससे 20 मिनट के अंदर ही उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई। तो इससे बचने के लिए हमें यही करना है कि एक जगह पर बैठ जाइए या फिर लेट जाइए, बिल्कुल भी मूवमेंट ना करते हुए धीरे धीरे सांस लेते रहिए। इससे होगा ये कि पैरालाइजिंग एजेंट का असर धीरे धीरे कम होता जाएगा। और यही ट्राई करना है कि जो भी किडनैपर आपको किडनैप करके लेके जा रहा है उसे बिल्कुल ना पता चले कि आपके ऊपर उतना असर नहीं हो रहा है। आप एकदम अपनी पोजीशन पर स्टिल रहिए और उस मोमेंट का वेट कीजिए जब किडनैपर का ध्यान आप पर ना रहे, फिर उसके ऊपर हमला करके उसे मारकर
लेकर भाग जाइए। शायद सेम इसी तरीके से आयरिस भी कर रही थी और उसने बिल्कुल रिचर्ड को पता लगने नहीं दिया कि वो अपने हाथ पैर मूव कर सकती है। रिचर्ड बहुत ही ज्यादा पैनिक था, उसने 2 आदमियों को आज मार दिया होता है, लेकिन फिर भी अब वो बोल रहा था कि वो आयरिस को भी खत्म कर देगा। इस मोमेंट पर पता चला कि रिचर्ड की जो गर्लफ्रेंड थी जिसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी होती है, उस मोमेंट पर जब रिचर्ड ने उसे मरते हुए देखा था तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे दूसरों के दर्द की वजह से उसे खुशी मिलती हो। और तब से ही रिचर्ड एकदम साइको बन गया। वो ऐसे ही दूसरी औरतों को पकड़ता और उन्हें टॉर्चर करते हुए अपने आप को प्लेजर प्रोवाइड करता। ये पूरी तरीके से एक साइको की ही निशानी है। आयरिस अब अपना सर हिलाकर उसे बोल रही थी कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं किसी को ये सारी बातें नहीं बताऊंगी। पर ऑब्वियस बात है कि रिचर्ड ये रिस्क नहीं ले सकता। वो घर जाने के बजाय सबसे पहले एक नदी के किनारे आता है और अपनी कार रोक देता है। पता चला कि ये वही लेक है जहाँ पर रिचर्ड बाकी औरतों को मारकर फेंक देता है, पर वो आयरिस को लेकर जा पाता है इससे पहले आयरिस ने वो इंजेक्शन निकाला और उसके पैर में मार दिया। पर यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आयरिस अपना अंगूठा मूव नहीं कर पा रही थी, यानी वो इंजेक्शन को उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर ही नहीं पाए। रिचर्ड उसे गुस्से से देखता रहा और फिर इंजेक्शन निकालकर उसे पूरा खाली कर दिया। इस मोमेंट पर उसने आयरिस को बहुत मारा और घसीटते हुए लेकर चला गया एक नाव के ऊपर, यानी वो उसे पानी में डुबा देगा और वहीं पर मरने के लिए छोड़ देगा। आयरिस तो बहुत ही ज्यादा रोते जा रही थी क्योंकि वो तो उन पहाड़ों पर मरने के लिए गई थी और जब रिचर्ड उसे मारने का ट्राई कर रहा है तो वो बचना चाहती है। आखिर ये सब उसके साथ क्यों हो रहा था समझ नहीं रहा, पर रिचर्ड उसकी एक भी नहीं सुनता और बोट में आगे की तरफ लेकर जाते रहता है। अचानक अब आयरिस ने नोटिस किया रिचर्ड के पीछे गन और चाकू को, और इसीलिए वो रिचर्ड से कह देती है कि मेरे आखिरी समय में मुझे मेरे बेटे का खिलौना देखना है। रिचर्ड तुरंत ही उसके पास आकर वो खिलौना जैसे ही देने लगा तब आयरिस तुरंत ही चाकू लेकर उसके बॉडी में डाल देती है। रिचर्ड एकदम घायल हो चुका था और नाव के हिलने की वजह से वो पानी में गिर गया। अब तो आयरिस के पास उसकी गन भी होती है और जैसे ही रिचर्ड ऊपर चढ़ने का ट्राई करने लगा तो वो अपना संतुलन बनाकर उस पर शूट कर देती है। खैर गोली उसके सर पर ना लगने के बजाय साइड में लग जाती है और रिचर्ड पानी में गिर जाता है। आयरिस की बोट अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और वो सोच रही थी कि वो बच जाएगी, पर गोलियां बोट के अंदर भी लग गई होती हैं, जिससे कि सारा पानी अब बोट में आने लगा था। आयरिस की बॉडी अभी मूव तो नहीं हो पा रही थी, लेकिन जैसे ही वो पानी में जाकर अपनी सांसें रोक रही थी तो उसकी बॉडी लिटरली उसके कंट्रोल में आ गई होती है। इस समय आयरिस बहुत कोशिश करते हुए आखिरकार किनारे पर पहुंच गए। वो देख पा रही थी कि रिचर्ड भी घायल होकर किनारे पर आ रहा है, इसीलिए अब जब वो एकदम परफेक्ट हो गई है तो वो घूमते हुए उसके पास गए। रिचर्ड अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, पर यहाँ आयरिस उस पर जरा भी रहम नहीं दिखाती। पता नहीं क्यों आयरिस को इस समय अच्छा लग रहा था रिचर्ड को तड़पता हुआ देखकर। सेम ऐसा ही रिचर्ड को लगा था अपनी गर्लफ्रेंड को मरता हुआ देखने पर। और अब अगले ही मोमेंट में आयरिस ने रिचर्ड को शूट करके खत्म कर दिया। आयरिस जो एक समय पर मरना चाहती थी अब वो जिंदा रहेगी। उसके पास एक ऐसा विजन है जो वो आगे कंटिन्यू कर सकती है। पर क्या ये सारे इंसिडेंट आयरिस को एक बुरा इंसान बना देगी, ये सब कहना मुश्किल है, लेकिन हमारी कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।